कौन थे ये लोग? क्यों इतनी सुनसान जगह रह रहे थे? ये एक ही परिवार के 4 लोग थे या फिर 4 लाशों को एक जगह लाकर इकट्ठा किया गया था? आखिर कौन था ये बेरहम कातिल जिसने इस दरिंदगी से इस जुर्म को अंजाम दिया था? मेरे मौला, थक गई हूँ मैं। मुझे ताकत दे कि अपने भाई बहनों की देखभाल कर सकूं, उन्हें अच्छी जिंदगी दे सकूं। बेटी, अल्लाह ताला के फजलो करम से तुम्हें बहुत लंबी उम्र मिले। भाईजान रोक दीजिए। आधा किलो आलू दे दीजिए, थोड़ी सी मिर्ची और प्याज भी दे दीजिए आधा किलो। देखो बिटिया, पहले पुराना हिसाब चुकता करो, तभी हम सब्जी देंगे। कलीम भाई, आपको तो सब पता है, थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए, आपकी पाई पाई चुका दूंगी। देखो, और मोहलत नहीं देंगे, इस बार तो दे देते हैं, आगे से आएंगी पूरी पाई चुकाएंगी तभी हम सब्जी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आधा किलो? आधा किलो आलू, आधा किलो प्याज और थोड़ी मिर्ची। लो बेटी, अब की ध्यान रखना। शुक्रिया भाई। डरा दिया ना? क्या बाप भी? एक्स्ट्रा क्लास से जल्दी छुट्टी हुई तुम्हारी? हाँ, स्कूल से क्लास गया, क्लास की जल्दी छुट्टी हो गई। आपा भूख लगी है। बस बेटा 2 मिनट, चल। अंदर जाओ। रिजू, सायरा, आगे तुम लोग। बोला ना अंदर जाने को, जाओ जाके कपड़े बदलो, चेंज करो, बोला ना। अम्मी, बच्चे इतने भी छोटे नहीं है कि उन्हें कुछ समझ ना आ सके। और वो आदमी कौन था? फिर चालू कर दिया ना आपने ये सब। सायरा, अच्छा, तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें खोलना नहीं, हाँ? पहले कौन खाएगा? मैं भी। मैं नहीं करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। आ करो। कैसा लगा कबाब? अच्छा लगा? बेवकूफो, आंखें खोलो अब। कबाब नहीं, आलू प्याज की सब्जी है। देखा, आपा ने आज फिर तुम्हें उल्लू बनाया। अच्छा चलो, अपने हाथ से खाओ, है ना? और तुम भी आके खा लो, मैं अम्मी को दे के आती हूँ। चलो खाना खा लो।
भूखे पेट पीती है और ठीक नहीं है ये। क्यों पीती हो इतना? गिरा दिया ना खाना। बचपन में तू गिरा देती थी तो मैं डांटती थी क्या तुझे? मैं शराब पी के तो नहीं गिराती थी ना। चलो खाओ अब। हाँ और नहीं। मैं थक गई हूं। मैं उम्र देखो मेरी। इस उम्र में बड़ी बहन की जगह 3 बच्चों की मां बन के रह गई, क्योंकि आपको कोई होश नहीं रहता। मेरी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं है। अम्मी आपको मेरी कसम, इस चुड़ैल से निजात पालो, मैं सब संभाल लूंगी। नाशुक्र हो तुम सब लोग, बिल्कुल अपने अब्बा की तरह। काम गलत करने के लिए 2 कतरे पी लेती हूँ, तब जाके अंदर का तूफान थमता है। अपने बारे में सोचती हो ना बस। मेरा नसीब, मेरा गम, हम तो कुछ है ही नहीं। सोचो। मैंने कहा था ना आपसे, आपको मैंने पढ़ी नहीं है क्या? कोई और माँ होती ना अपने बच्चों के बारे में सोचती। ये ले, बिजली का बिल चुका देना और सौदा ले आना बाजार से। और हाँ, सब्जी वाले का बकाया भी चुका देना। ये रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। इसी पे पली बड़ी हो तुम। तुम्हारे अब्बा ने कोई टकसाल नहीं छोड़ी थी चांदी के सिक्कों की। अपने आप को बेचा है, तब जाके 2 निवाले डाल पाई हूँ तुम चारों के मुंह में। अम्मी तब की बात अलग थी, तब हमें समझ नहीं थी, अब समझ है। और आज के बाद मैं इस हराम की कमाई को ना हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अब से इस घर में कोई भी मर्द आया ना, चली जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। कहाँ जाएगी? बाहर कौन से कालीन बिछे हुए तेरे लिए? हाँ, मैंने अपने लिए नई नौकरी ढूंढ ली है शहर में, वहीं पे जाऊंगी। और कुछ वक्त बाद अपने भाई बहन को भी ले जाऊंगी। आप यहाँ रहना करना अय्याशी। अय्याशी कर रही हूँ, अय्याशी कर रही हूँ। उज़क में हूँ, मेरी उम्र में सहारा न हो किसी का तो जीना मुहाल हो जाता है। और औरत खूबसूरत हो तो जिसमें एक जरिया बचता है जीने का। ये सब मुझे मत बताओ, मैं चली जाऊंगी। चली जाएगी? मुझे छोड़ के चली जाएगी तू? माँ से ज्यादा आजादी प्यारी है तुझे? आजादी कहाँ है अम्मी? माँ तुम हो उनकी, लेकिन संभाल मैं रही हूँ। कोई एहसास भी है आपको कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं? आजादी की जिंदगी तो आप जी रही हैं। घर में जवान बेटी है अम्मी, कुछ तो लिहाज करो। जी तो करता है या तो अपनी जान दे दूं या किसी की जान ले लूं। पोस्टमैन, पोस्टमैन। अरे कहाँ चला गया ये सब? कोई है कि नहीं घर पे? पोस्टमैन, पोस्टमैन। ये बदबू कैसे आ रहा है? अरे कोई घर पे है? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। खोलो इसे।
चारों लाशें बुरी तरह से सड़ गई हैं। लगता है 2-3 दिन से ऐसे ही पड़ी हैं। किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है इनको। फॉरेंसिक्स वालों को ब्लड सैंपल लेने को बोलो। यस सर। हैं खूनी बच्चे, घर में माँ बाप का भी कोई नामो निशान नहीं है और इस सुनसान इलाके में अकेले रहते थे। आसपास कोई बस्ती भी नहीं है। पता कैसे चलेगा? हाँ रॉय। सर मैंने पता किया है ये घर किसी कादर के नाम पे है। और कुछ? पास में ही एक धोबी घाट है जहाँ पर कुछ धोबी है। उसके पीछे एक चमड़े की फैक्ट्री है और कुछ ही दूर पर एक सब्जी मार्केट है। सबसे पूछताछ करो और अगर कोई भी इनको जानता है तो उन्हें शिनाख्त के लिए मोर्ग में लेकर आओ। यस सर। माफ करना साहब, लाश देखते उल्टी आ गई। हो गया कार्यक्रम। कौन है ये लोग? साहब ये सायरा और उसके भाई बहन हैं, रिजवान, सोहेल और रजिया। और हाँ साहब, इनकी माँ भी थी, शबनम। माँ? लेकिन हमें तो घर में सिर्फ 4 बॉडीज मिली थी। कहाँ है इनकी माँ? अब हमको क्या मालूम साहब, 6 महीने ही पहले मकान किराए पर चढ़ाया था। उनकी फैमिली के बारे में कुछ अलग या कुछ अजीब था? हाँ साहब, मैं जब भी किराया लेने जाता था, दोनों माँ बेटी में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा रहता था। सच कहूँ साहब, सायरा को देखकर बहुत तरस आता था। ठीक है, तुम जा सकते हो और आप लोग भी, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा। जी सर। सर माँ बेटी के बीच में बहुत झगड़े होते थे। बेटी तो रही नहीं, उसके साथ साथ उसके भाई बहन भी। सिर्फ माँ गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ ने ही ये सारा कांड किया हो और फरार हो गई? एक बार शबनम के घर जाकर बारीकी से तलाशी लेते हैं, कोई ना कोई सुराग तो जरूर हाथ लगेगा। 4 बेनाम लाशों को अब नाम तो मिल चुके थे, सायरा, रिजवान, रजिया और सोहेल। लेकिन ये किस परिवार के बच्चे थे? जब इनके कत्ल हुए तब इनकी मां कहां थी? वो अब तक गायब क्यों थी? क्या इस परिवार की किसी से दुश्मनी थी या फिर मां ने ही किसी के साथ मिलकर इस जुर्म की साजिश की थी? एक बेहद उलझा हुआ केस पुलिस के सामने था, जिसका कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। एक अंधी गली में सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। ठीक से चेक करो। सर ये स्कूल यूनिफॉर्म मिला है। मॉडर्न माउंट स्कूल का लोगो है इस पर। इस स्कूल से पता चल सकता है कि ये लोग कौन है। गुड। ये दवाई की रसीद भी मिली है, आयत मेडिकल स्टोर। इसकी डेट के हिसाब से हमें बॉडीज मिलने के 4 दिन पहले यहाँ से दवाइयाँ खरीदी गई थी। सर बॉडीज की हालत देख के लग रहा था कि वो लगभग 2 दिन पुरानी है। इसका मतलब मर्डर से 2 दिन पहले या तो इनमें से कोई बाहर गया था या फिर बाहर से कोई आया था यहाँ दवाइयाँ लेकर। एक काम करते हैं, पहले स्कूल चलते हैं। यस सर। ये बच्चे आपके स्कूल में ही पढ़ते हैं? जी हाँ सर, ये तीनों बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं। कहिए सर क्या बात? तीनों का मर्डर हो गया। मर्डर? मुझे इनके एडमिशन फॉर्म्स देखने हैं, शायद उससे इनकी कुछ डिटेल्स मिले। इन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा है। ओके सर, 1 मिनट। लीजिए सर, ये सर इन पेपर्स के मुताबिक बच्चों की माँ का नाम शबनम है। ये उसका फोटो भी है, ये देखिए।
लेकिन सर बाप का नाम उस्मान सिर्फ एक ही बच्चे के फॉर्म पर है, बाकी दोनों बच्चों के फॉर्म पर बाप का नाम नहीं है, ब्लैंक है। इनकी बहन फॉर्म भरने के लिए आई थी, इनकम्प्लीट फॉर्म, और कहा था बाकी डॉक्यूमेंट्स बाद में लगा देंगे। मुझे इन तीनों फॉर्म्स की कॉपीज चाहिए। ओके सर। रॉय, मामला टेढ़ा लगता है। शबनम के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो डाइवोर्सी थी, पर डाइवोर्स के बाद बाप का नाम सिर्फ एक बच्चे के साथ है। कहीं उसने दोबारा शादी तो नहीं कर ली थी? सर अगर उसने दूसरी शादी की भी होती, लेकिन बच्चों के नाम के आगे नए शौहर का नाम लिखा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हेलो, क्या? ठीक है सर, मॉर्ग से फोन था, कोई बच्चों की बॉडीज को क्लेम करने के लिए आया है, कहता है कि वो उनका बाप है। स्कूल के फॉर्म में बाप का नाम उस्मान लिखा है ना? चलो। उस्मान, जी साहब। तुम ही हो उन बच्चों के पिता? हाँ साहब। कोई आईडी प्रूफ लाए हो? जी साहब। फोटोकॉपी करवा लो। तुम्हारे बच्चों की ऐसी मौत हुई और तुम आज आ रहे हो? साहब, मैं और शबनम 10 साल पहले ही अलग हो गए थे। अब मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ। क्यों? अब क्या बताऊँ साहब, बताते हुए भी शर्म आती है। पराए मर्दों से संबंध रखती है, शराब पीती है। हद तो तब हो गई जब मेरे ही बिस्तर पर मैंने उसे पराए मर्द के साथ देख लिया। उसी दिन मैंने बोल दिया तलाक, और उस दिन के बाद मेरे उसके ताल्लुकात खत्म हो गए। और बच्चे, उनको भी छोड़ दिया? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मैं तो बच्चों से मिलने गया था, लेकिन उसने मुझे मिलने ही नहीं दिया। बहुत ही जिद्दी औरत है साहब। कहाँ रहते हो तुम? साहब, मैं हरौनी में रहता हूँ। ये मेन मार्केट के पास ही है। 22 नंबर मकान में हम सब रहते थे, साथ में। मैं साइकिल की फैक्ट्री में नौकरी करता था। तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चों की मौत हो चुकी है? साहब, मैं जब बच्चों से मिलने स्कूल गया तब मुझे पता चला। स्कूल के एडमिशन फॉर्म में 2 बच्चों के नाम के साथ तुम्हारा नाम नहीं है। क्यों? साहब, वो मेरे ही बच्चे हैं। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है उनका। आप ये देखिए। साहब, मैं अपने बच्चों को ले जाऊं? जीते जी मेरे बच्चों ने बहुत तकलीफ उठाया है। मेरे होते हुए लावारिस की तरह उनकी लाश पड़ी हुई है। उनको ले जाकर दफना देंगे, ताकि मरने के बाद कम से कम उनको रूह को सुकून तो मिल जाएगा। बॉडीज दे दो। यहाँ कहाँ ठहरे हो? साहब, मैं अमर लॉज में ठहरा हूँ साहब। कपूरथला मार्केट के पास ही है सर। बच्चों को ले जाऊँ सर? बॉडीज हैंड ओवर कर दो। ये रसीद आपके यहाँ से इशू हुई है, बता सकते हैं किसकी है? जी हाँ सर, ये तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, ज्यादातर शाम को ही आता है। आखिरी बार कब आया था? सर 2 दिन पहले। ये पेमेंट कैश में करता था या कार्ड वगैरह से? सर पेमेंट हमेशा कैश से करता था, लेकिन लास्ट टाइम उसके पास कैश नहीं था तो उसने कार्ड से पेमेंट किया था। तो उसकी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट होगी आपके पास? जी सर होगी, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। देखिए। ये रही सर। सर, जो आदमी मर्डर से पहले मेडिकल स्टोर आया था, उसकी अकाउंट डिटेल्स मिल गई है। मैं बैंक जाकर पता करके आता हूं। सर, उस आदमी की बैंक डिटेल्स मिल गई हैं। उसका नाम खालिद है। कहीं शबनम के साथ मिलकर इसी ने तो बच्चों को रास्ते से नहीं हटाया। एक काम करो, ले आओ इसे, पता करो इस सब में इसका रोल क्या है। यस सर। सर, ये खालिद तो गायब हो गया। ठीक है, एक काम करो, अपना एक खबरी लगा दो उसके पीछे। ठीक है सर। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। मर्डर किचन नाइफ से ही किया गया है और फोरेंसिक टीम ने किचन सिंक में ब्लड के क्लॉट्स भी कंफर्म किए हैं। मतलब कातिल ने पहले उन्हें मारा और फिर चाकू धोकर रख दिया। सिर्फ चाकू धोया। अब या तो उसे साफ सफाई का बहुत शौक है या फिर सरफिरा है वो। सर, एक बात और पता चली है। सायरा जो बड़ी बेटी थी, उसकी किडनीज में कुछ प्रॉब्लम थी और वो डायलिसिस पे थी। डायलिसिस पे? रॉय, जिस तरह की उस घर की हालत ही देखकर लगता नहीं कि वो लोग इतना खर्चा अफोर्ड कर सकते होंगे।
मुझे किसी साजिश की बू आ रही है। अभी बच्चों का बाप आकर गया, उसने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसकी बेटी की किडनीज में कुछ प्रॉब्लम है। सर एक बार लड़की के बाप से दोबारा मिले, हो सकता है इस केस में कुछ रोशनी डाल सके। एक्सक्यूज मी। जी सर। उस्मान बेग नाम का एक आदमी इस लॉज में ठहरा हुआ है, उससे मिलना है। सर 1 मिनट में चेक करती हूँ। सर वो तो चेकआउट कर गया। कब? सुबह 9 बजे। 9 बजे? या सर वो डेड बॉडीज क्लेम करने के लिए 11 बजे आया था, उसके पहले ही चेकआउट कर लिया। रॉय, रूम चेक करो। यस सर। उस्मान ने आईडी प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सबकी फोटोकॉपीज चाहिए। जी सर 2 मिनट लगेंगे। ठीक है। सर मैंने कमरा चेक किया, कमरा पूरी तरह से साफ है, ऐसे जैसे जाने से पहले उसने सारे सबूत मिटा दिए। 4 बच्चों का मर्डर होता है और माँ गायब, बाप लाशें लेने आता है और वो भी गायब। तुम ही उन बच्चों के पिता? हाँ साहब। कोई आईडी प्रूफ लाया? जी साहब। इस उस्मान ने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सबको क्रॉस चेक करो। यस सर। चलो। सर उस्मान ने जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे सबके सब फर्जी। व्हाट? मतलब वो उस्मान था ही नहीं? तो फिर इन बच्चों का असली बाप कहाँ है? और वो नकली उस्मान यहाँ क्यों आया था? और शबनम, उसका कुछ पता चला? सर जिससे भी पूछताछ की सबने यही बताया कि लड़की ही घर संभालती थी। सब्जी वाले ने बोला लड़की ही सौदा लेने आती थी और कभी कभी तो पैसे भी नहीं होते थे देने के लिए। और लोगों ने यह भी बताया कि लड़की की उसकी माँ से बनती नहीं थी। और सर माँ के कैरेक्टर के बारे में जो भी सुना कुछ अच्छा नहीं सुना। किसी ने शराबी तो किसी ने अय्याश बताया। कुछ लोगों ने कहा कि धंधा करती थी और यह भी पता चला है कि वो उसके बहुत सारे आशिक थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नकली उस्मान भी उसका आशिक हो और इन दोनों ने बच्चों को मर्डर करके भागने का प्लान बना लिया? हो सकता है, लेकिन पहले पता ये करना है कि ये नकली उस्मान यहाँ आया क्यों था। शायद ये पता करने के लिए कि हम इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक पहुँचे हैं। रॉय कोई तो है जो हमें गोल गोल घुमा रहा है और जब तक ये शबनम हमारे हाथ नहीं लगेगी ये केस नहीं सुलझेगा। लेकिन सर हम उस तक पहुँचेंगे कैसे? हमारे पास उसकी फोटो के सिवा कुछ है भी नहीं। अब उसकी फोटो ही बोलेगी रॉय। 4 बच्चे जिनकी माँ उनकी मौत होने से पहले तक उनके साथ थी लेकिन अब गायब थी। एक शख्स उसका पति बनकर आया और लाशों को दफन करके चला गया, लेकिन वो शबनम का पति उस्मान नहीं था बल्कि कोई और था। हर कदम पर पुलिस के लिए यह केस एक ना सुलझने वाली पहेली बनता जा रहा था। अब पुलिस को लग रहा था कि इस साजिश में ये नकली उस्मान भी शामिल है। लेकिन ये नकली उस्मान आया कहां से था? किसने भेजा था इसे? क्या शबनम के चाहने वालों में से कोई था? इस मामले में राज और गहरे होते जा रहे थे। साहब मैं इनको जानती हूँ, मेरा मायका सदरोना का है, ये भी वहीं रहती थी। इसका नाम शबनम ही है ना? हाँ साहब, पड़ोसन थी ये मेरी। इतने सालों बाद भी याद कैसे है तुम्हें? छोटा सा गाँव है साहब, सब एक दूसरे को जानते हैं। ये बेग खानदान की बहू है, पता नहीं क्या हुई अचानक घर छोड़ के चली गई। पर सदरोना में अभी भी इसका खानदान है, उन लोगों को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तुम जा सकती हो। रॉय अब सदरौना चलकर ही पता करते हैं कि शबनम नाम की औरत का रहस्य क्या है। सर को समझ में नहीं आ रहा है, इतने बड़े घर की बहू उस सुनसान जगह पे भाड़े के मकान में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। ये शबनम तो किसी सस्पेंस नॉवल के कैरेक्टर जैसी लग रही है। हर बार एक नए राज से पर्दा उठता है। चलो देखते हैं ये लोग क्या नया राज खोलते हैं। इस औरत को पहचानते हैं? ये मेरी भाभी शबनम।
और आपकी तारीफ? मैं इनके शोहर का छोटा भाई हमीद और ये मेरी बेगम इरम। अब क्या क्या जेठानी जी ने? वो तो आपको ही पता होगा। वैसे हैं कहाँ वो? जी हमें कुछ नहीं पता। दरअसल कई साल पहले ही हमने इनसे नाता तोड़ दिया था। क्यों? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब। वो औरत डायन थी, डायन बदचलन थी। इनके बड़े भाई की शादी के बाद भी उसकी अय्याशियाँ कम नहीं हुई थी। ना जाने कैसे कैसे मर्दों से ताल्लुकात रखती थी वो। एक बार तो उन्होंने मुझ पे बुरी नज़र डाली थी, जिसकी वजह से हम दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया था और भाई साहब ने गुस्से में आकर मुझ पर गोली चलाई, जिसकी वजह से मेरा ये हाथ एकदम बेकार हो गया। और उसके बाद भाई साहब को जेल हो गई। शबनम का शौहर जेल में है? हाँ, उसके बाद हमने शबनम से साफ साफ कह दिया, तुम जैसी गंदी औरत इस घर में नहीं चाहिए। जब आप लोगों को पता था कि सारी गलती शबनम की है, तो आपने अपने भाई को जेल से छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे पागल है क्या हम? मैंने ही मना किया था इनको जेठ जी को जेल से छुड़वाने के लिए। क्या बता फिर से आके गोली मार दे। लेकिन जनाब क्या बात है, आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? कुछ हो गया है क्या? शबनम पिछले 6-7 दिनों से गायब है और उसके 4 बच्चों का कत्ल हो गया है। 4 बच्चे? हमारे भाईजान के तो 2 ही बच्चे थे, सायरा और रिजवान। 2 ही बच्चे थे? हाँ हाँ 2 ही बच्चे थे। जाने कहां से 2 गंदगी घर में लेकर आई होगी। अरे उसकी फितरत ही ऐसी थी। क्या जमाना आ गया कि शौहर जेल में है और दूसरे के बच्चे को पाल रही है। अगर मारना ही था तो उसे मारते। मासूम बच्चे को क्यों मारा? कुछ पता चला कि किसने मारा उन बच्चों को? जी नहीं, हम कातिल की तलाश में ही यहाँ तक आए। कब तक छुपेगा? ढूंढ निकालेंगे उसे। वैसे जरूरत पड़ी तो आपको फिर से तकलीफ देंगे। जी जनाब। वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 बच्चों का बाप कौन है। अब हमारे सारे सवालों के जवाब उसका शौहर ही देगा। चलो। कौन मार सकता है मेरे बच्चों को? क्या दुश्मनी थी उनसे? वही गुत्थी तो सुलझाने आए। आपके घर से हमें 4 लाशें मिली। सायरा, रिजवान, सुहेल और रजिया। साहब सिर्फ सायरा और रिजवान मेरे बच्चे थे, बाकी 2 किसके थे पता नहीं। पता नहीं शबनम ने किसके साथ। तुमको जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कौन हो सकता है? नहीं साहब, मुझे भी उनके बारे में सायरा के खत से पता चला। सायरा खत लिखती थी तुम्हें? हाँ साहब, कभी कभी आ जाता था उसका खत, कभी कभी वो मिलने चली आती। बाकी न कभी शबनम आई न कभी रिजवान। जिस बीवी के लिए तुमने अपने भाई पर गोली चलाई थी, उससे कभी बात नहीं की? ये सच है, मैंने गोली चलाई थी उस पर क्योंकि उसने शबनम पर बुरी नजर डाली थी। क्या हुआ शब्बू? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बोलोगी भी? मैं कुछ बोलूंगी तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? बोलो क्या हुआ? आपके भाई हमीद ने मेरे साथ। हमीद? नीयत बुरी है उनकी। हमीद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाभी पे बुरी नजर डालता है? भाई साहब, मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपनी बीवी से पूछ लो। उनका ही पांव फिसलते रहता है इधर उधर। लगता है अकेले आपसे खुश नहीं है वो, तभी बेचारी इधर उधर मुंह मारती फिरती है। हमीद! गुस्से में गोली चल गई और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। फिर बाद में पता चला कि मेरे छोटे भाई ने और भाभी ने सब, तब तक तो मेरा पूरा एतबार शबनम पर था। पर मैं यहां जेल में और उसने वहां 2 और बच्चे पैदा कर दिए। अब क्या एतबार करता मैं? शायद मेरा छोटा भाई ही सही था। मैं नहीं जानता क्या सच है साहब, पर इतना जरूर है, तरसता था मैं अपने बच्चों को मिलने के लिए। कभी कभी जब सायरा आ जाती मिलने तो लगता था जैसे मेरी खोई हुई जिंदगी मुझे मिल गई हो।
सालगिरह मुबारक हो अब्बू। खीर लाई हूँ आपके लिए। वीर भाई वाह, तुम्हें ही मेरी पसंद अच्छे से पता है। अकेली तुम ही हो जो मुझे याद करती हो, वरना शबनम ने तो पलट के भी नहीं देखा। खैर छोड़ो, कैसी हो तुम? और रिजवान कैसा है? बिन बाप के बच्चे कैसे होंगे अब्बू? अकेले आप जेल में नहीं है, हम भी उधर सजा ही काट रहे हैं। जब सायरा ही नहीं रही तो अब मेरी भी जिंदगी का क्या मतलब है? पर साहब, आपने शबनम के बारे में कुछ नहीं बताया। कहाँ है वो? क्या उसको भी मार डाला? मर्डर के बाद से वो भी गायब है। साहब, कहीं आपको तो नहीं लग रहा कि शबनम ने ही बच्चों को? हो सकता है, हमारे शक के दायरे में वो भी है। सर जेलर साहब बता रहे हैं कि उस्मान ने कुछ महीने पहले वकील को बुलवाकर अपनी वसीयत चेंज करवाई थी। तुमने अपनी वसीयत क्यों बदली? साहब, भाई और भाभी से रिश्ता खत्म हो चुका था, उन पर एतबार नहीं कर सकता था मैं, और शबनम पर तो कतई नहीं। इन्हीं दिनों मेरी तबीयत खराब रहने लगी। रिहाई की तारीख पास ही में है, मगर मुझे लगा अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता? सबसे ज्यादा नुकसान मेरी सायरा और रिजवान का होता। इसीलिए मैंने अपना हिसाब सायरा और रिजवान के नाम कर दिया। मेरे मरने के बाद उनको उनका हक तो मिलना चाहिए ना, लेकिन अल्लाह की कुछ और ही मर्जी थी। रॉय, बाप का किरदार सामने आते ही माँ और रहस्यमयी लगने लगी। अब लगता है शबनम इन मर्डर्स की वजह। कैसी माँ होगी जिसने अपनी ही अय्याशियों के लिए अपने बच्चों की जान ले ली? सर, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? शबनम। अब हर कदम पर शबनम की तलाश। ससुराल से वो 10 साल पहले निकली थी, उसके बाद से वो कहाँ कहाँ रही है, किस किस के साथ उसने रिश्ता जोड़ा है, सबका कच्चा चिट्ठा निकालो। हो सकता है किसी पुराने यार के साथ छुप कर बैठी हो। यस सर। हाँ रॉय। सर, शबनम के बारे में अब तक जो जानकारी मिली वो ये है, ससुराल से निकाले जाने के बाद वो कुछ समय बिजनौर में रही। वहां पर एक स्कूल में उसने टीचर की जॉब कर ली, लेकिन वहां पर भी उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। पता चला कि वहां पर भी किसी जवान टीचर के साथ उसका चक्कर चल गया था। उसके बाद उसने 1-2 शहर और बदले। इस बीच दूसरों के साथ उसके अफेयर होते रहे। इस दौरान उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। उस वक्त उसका अफेयर किसके साथ चल रहा था ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन बच्चे को जन्म दिया था ये कन्फर्म्ड है। रिकॉर्ड में बच्चे के बाप का नाम नहीं लिखा था। 1-1.5 साल पहले वो लखनऊ आई और कादर ने 6 महीने पहले उसको वो मकान किराए पर दिया। रिहाई मुबारक हो अब्बू। खत ऐसे भेजा कि आपको रिहाई के वक्त मिले और मेरी ये ख्वाहिश आप पूरी करें। जिस दरगाह ने आपकी गैर मौजूदगी में मुझे सबसे ज़्यादा सुकून दिलाया, वहीं आप ज़ियारत के लिए ज़रूर आइएगा। वहीं अब हम मिलेंगे, ना कि उस जेल की काल कोठरी में। अब्बा, यहाँ आकर ख्वाहिशें पूरी हों या ना हों, दुआ करके दिल को तसल्ली मिल जाती है। अब हम मिलेंगे तो इसी दरगाह पर, यही मेरी एक आरज़ू है। और आपसे खूब लड़ूंगी मैं। इतने बरस दूर जो रही हूँ, सब हिसाब पूरा करूंगी। लड़ूंगी और गले भी लगाऊंगी आपको। आपकी लाडली सायरा। सायरा,
सायरा बेटी, सायरा, सायरा, सायरा। साहब, मेरी बेटी सायरा जिंदा है। क्या? सायरा जिंदा है? हाँ साहब, अभी अभी मैंने उसे दरगाह पे देखा। अगर सायरा जिंदा है तो वो लाश किसकी थी? यकीन करिए साहब, मैंने देखा उसे दरगाह से जाते हुए। तुम दरगाह पर क्या करने गए थे? जेल से रिहा होते वक्त सायरा का खत मिला था। वो उस दरगाह को बहुत मानती थी, इसीलिए सबसे पहले वहीं गया और फिर मेरी नजर उस पर पड़ी। वो वहां से जा रही थी, मैंने आवाज भी दी उसे, लेकिन शायद उसने सुनी नहीं। वो टेम्पो टैक्सी में बैठ के चली गई वहां से। तुम्हें यकीन है कि वो सायरा ही थी? अरे साहब, बाप हूं उसका, पहचानूंगा नहीं? बाप की नजर धोखा नहीं खा सकती साहब, मेरा यकीन कीजिए। ढूंढिए उसे, हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं साहब। ठीक है रॉय, जाओ और जाकर पता करो किसी और ने भी उसे वहां देखा है क्या। साहब, मैं रोज की तरह दरगाह पर बैठा हुआ था, तभी आप हजरत दरगाह शरीफ में हाजिर देने आए और करीब करीब उसी वक्त सायरा बिटिया भी रोड से गुजरी। दरगाह शरीफ को सलाम करके आगे वो टैक्सी गाड़ी में बैठ गई। आपने तभी उसको देखा और चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़े, लेकिन तब तक टेम्पो टैक्सी आगे बढ़ चुकी थी और उनसे मिल नहीं पाए। ठीक है, अब जा सकते हैं। सलाम साहब। रॉय, बॉडी की शिनाख्त मकान मालिक ने की थी ना? हाँ सर, खादर नाम है उसका। लेकर आओ उसे, पता करो कि कहीं उसने हमें जानबूझकर गुमराह तो नहीं किया। तब तक हम सायरा को ढूंढते हैं। ओके सर। 4 लाशों से शुरू हुई इस जुर्म की कहानी ने लिया था एक सनसनीखेज मोड़, जहां सायरा के पिता ने सायरा को जिंदा देखा था। क्या सायरा वाकई जिंदा थी? और अगर सायरा जिंदा थी तो फिर वो चौथी लाश किसकी थी? इस केस का हर नया मोड़ इसे और पेचीदा बना रहा था। तला शिनाख्त क्यों की? तुझे पता था ना कि वो सायरा नहीं है? बता दो सर, लाश का सर कुचला था और कद काटे कपड़े भी सायरा की तरह पहने थे। शक्ल पहचानने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा सायरा ही होगी। अभी तेरी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि तू ही कातिल है। सच सच बता, तू नहीं मारा ना उसको? तू नहीं मारा ना? नहीं साहब, खुदा कसम मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा लाशें 4 बच्चों की होंगी, लाशें सड़ी थी, मुझे उल्टी भी हो गई थी, आपने देखा था। सायरा जिंदा है। इसको देखा कहीं? हाँ सर, देखा मैंने इसे। कहाँ देखा? सवारी लेके गया था इसकी में। वो लड़कियों का गर्ल्स हॉस्टल है ना, वो क्या नाम है, संप्रीति गर्ल्स हॉस्टल। संप्रीति? मिस सायरा, अब्बू आप? सायरा, तुम यहाँ हॉस्टल में? ये हो क्या रहा है? अब्बू वो अम्मी। आपकी सख्त जरूरत है एक पहेली को सुलझाने के लिए। मतलब कौन सी पहेली? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाइयों बहनों का मर्डर हो चुका है? क्या? क्या बोल रहे हैं आप? एक लाश तो तुम्हारी भी थी। मतलब हमें बताया गया था कि तुम भी मर चुकी हो, लेकिन तुम तो हमारे सामने जिंदा खड़ी हो। एक पहेली तो ये, और दूसरी पहेली ये कि तुम्हारी माँ कहाँ गायब है? अब्बू ये झूठ बोल रहे हैं ना, कह दो कि ये झूठ है। नहीं बेटा, ये लोग जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं।
अगर अपने भाई बहनों की मौत का इतना ही गम है तो पिछले 20 दिन से तुम कहां थे? कोई एहसास भी है आपको कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं? घर में जवान बेटी अम्मी, कुछ तो लिहाज करो। और आज के बाद मैं इस हराम की कमाई को ना हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अब से इस घर में कोई भी मर्द आया ना, चली जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। अम्मी को ये एहसास होना जरूरी है कि हर वक्त उनकी मनमानी नहीं सह सकती मैं 1 महीने तक घर नहीं आऊंगी और ना ही तुम लोगों से कोई कांटेक्ट करूंगी। ध्यान रखना। और उस दिन कहां थी जब मर्डर हुए? पिछले महीने की 17 की बात कर रहा हूं। अब कहना क्या चाहते हैं? मैंने मारा मेरी छोटी बहन को, छोटे भाई को। माँ जैसी थी मैं उनकी। छोटी सी उम्र से उनकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। कभी अपने बारे में सोचा भी नहीं। एक तरफ उनका ख्याल रखती थी, दूसरी तरफ अम्मी का। अब आप मुझ पे शक कर रहे हैं। क्या है ना सर, हमें शक करने की तनख्वाह मिलती है। और मैंने तो नहीं कहा कि तुमने मारा, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूं। तुम ही हो जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि मैंने नहीं मारा। मैंने एक बार भी कहा कि तुमने मारा है। लेकिन आपके सवाल का रुख उसी तरफ जा रहा है। एक कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे इस वक्त हमारा शक है तुम्हारी अम्मी पर, क्योंकि कत्ल के बाद से वो गायब है। मेरी अम्मी अपने बच्चों का खून नहीं कर सकती। अच्छा, सुना है काफी झगड़े होते थे तुम दोनों के बीच? हाँ, होते थे, क्योंकि हमेशा वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागती थी, हमेशा गलत रास्ता अख्तियार कर लेती थी, इसीलिए। तो इस बार गलत रास्ता किसने अख्तियार किया, अम्मी ने या तुमने? जब तुम्हारी लाश मिली तो हम सब लोग उल्लू बन गए थे। शक अम्मी पर गया, फिर पता चला कि तुम जिंदा हो। तो उससे क्या मतलब है आपका? किस पे शक करें, तुम्हारी अम्मी पे या तुम पे? मेरी अम्मी अपने बच्चों का खून नहीं कर सकती। देखो देखो अम्मी क्या लाई है। हाँ, चॉकलेट। सायरा बेटा, चॉकलेट मिल बांट के खाना, और अब से तुम्हें कुछ भी चाहिए हो अम्मी को बताना। ठीक है अम्मी। ये अंकल है ना, ये हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। सायरा बेटा, अंकल और मैं अंदर कमरे में कुछ काम कर रहे हैं। ये दुपट्टा अम्मी यहाँ लगा रही है। अगर रिजू तुम्हें परेशान करे या कोई और भी आए ना बेटा, तो ये दरवाजा मत खटखटाना। जी अम्मी। काम खत्म होते ही हम ये दरवाजा खोल देंगे। मुफलिसी इंसान से, खासकर बेसहारा औरत से क्या क्या करवाती है, आपको इसका अंदाजा नहीं। मैं जवान हो रही थी, खुली आंखों से सब देख रही थी। अम्मी पर गुस्सा भी आता था और तरस भी, और वो चाहे जिस हाल में हो, उन्होंने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर एक दिन पागल हो गई हो या मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अरे बच्चा ही चाहिए था तो मैं शादी नहीं कर लेता। अरे तुम्हारा और मेरा रिश्ता खुशी देने और लेने का है, ना कि बच्चा पैदा करने का। गिरा दो इसे। माफ कीजिए गिलानी साहब, ये बच्चा मैं नहीं गिराऊंगी। क्या चाहती हो तुम? हाँ, सब कुछ तो दे रहा हूं मैं, फिर बच्चे को बीच में लाकर रिश्ता क्यों खराब कर रही हो? कितने पैसे चाहिए बोलो? हाँ, और गिरा दो इसे। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ये बच्चा मेरी कोख में है। आप अगर साथ ना भी दें तब भी मैं इसे जन्म दूंगी। देखो, मैं चाहिए यह बच्चा, तय कर लो। अगर बच्चे को बीच में लाई तो आमदनी खत्म हो जाएगी, कह देता हूं। इस बच्चे को लेकर आपके दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी, बाकी आपकी मर्जी। अगर अम्मी को बच्चों को मारना ही होता तो उसी दिन मार देती, ज्यादा पैसे मिलते, मुफलिसी की हालत घर में दोबारा नहीं आती। लेकिन उन्होंने बच्चे को जन्म देना जरूरी समझा। भले वो जो करती थी सब गलत था, हमारी परवरिश उन्होंने जैसे भी की गलत किया, पर उनका हमेशा कहना था कि अगर कोई भी काम करने में आपकी नीयत साफ हो तो कोई काम बुरा नहीं होता। और जो औरत अपना जिस्म बेचने को राजी हो गई
उन बच्चों का कत्ल कैसे करेगी? तो फिर कहाँ है वो? अपने बच्चों से इतना प्यार करती हैं तो एक बार भी पलट कर खबर क्यों नहीं ली कि बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं? वो सब मुझे नहीं पता, वो आपका काम है, आप देखिए, आप पता लगाइए ना। तुम्हारी अम्मी की जिंदगी मुझे एक बहुत दिलचस्प नॉवेल के जैसे लगी और तुमने उसमें और भी कई दिलचस्प किस्से जोड़ दिए। पर तहकीकात किस्से कहानियों के भूतों पर नहीं होती, फैक्ट्स के बेसिस पर होती है। और फैक्ट ये है कि कत्ल के बाद से तुम गायब थी और तुम्हारी अम्मी भी। और फैक्ट ये भी है कि किसी ने मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया और आप तहकीकात करने की जगह किसी बेकसूर को इस सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि उस दिन मैं हॉस्टल में थी, आपको पता करना है पता कर लीजिए। वो तो हम करेंगे। पहले तुम ये बताओ कि कादर कौन है? मकान मालिक है वो। उसी ने हमें गुमराह किया था ये शिनाख्त करके कि उन 4 लाशों में से एक तुम्हारी है। तो वो आप उनसे पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सायरा, बहुत कम लोग होते हैं जो पुलिस के सामने टूटते नहीं हैं। तुम उनमें से एक हो। हमारे हर सवाल का जवाब ऐसे दे रही हो जैसे ये कोई तहकीकात नहीं बल्कि मुकाबला हो। जिसकी जिंदगी सवालों से जूझने में गई हो वो सवालों से क्या डरे साहब। नीयत साफ है मेरी। मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता कितना गहरा था? जितना एक किराएदार और मकान मालिक का होता है उतना। इंटरेस्टिंग। अब जब तुम सब कुछ जानती हो तो ये भी बहुत बेहतर तरीके से जानती होगी कि हमारी परमिशन के बिना शहर छोड़कर नहीं जा सकती। जी, अब मैं जाऊं? अब्बू। ना बेटा ना, बिल्कुल डर मत, मैं आ गया हूं ना। शक्ल से भोली है लेकिन है उतनी ही शातिर। हर सवाल का जवाब ऐसे दे रही थी जैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ और ये बैटिंग। रॉय, ये लड़की दिखती कुछ है लेकिन है कुछ और। इसके बयान को वेरीफाई करो और इन दोनों पर नजर रखो। यस सर। बहुत पेचीदा फैमिली है, इनकी कहानी का सच जानने में मुश्किल होगी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कादर और सायरा ने मिलकर ही ये सारा कांड किया हो सकता है। एक काम करो, अपने खबरियों को इनके पीछे लगा दो। शातिर खिलाड़ी समझ रहे हैं कि हमें चकमा दे देंगे, लेकिन हर मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़कर जाता है। वो हमें इस गुत्थी को सुलझाने में जरूर मदद करेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसकी किडनी खराब थी और वो डायलिसिस पर थी। यस सर। पता लगाओ कि यहाँ के किस किस हॉस्पिटल में डायलिसिस होता है और उनकी पेशेंट लिस्ट से बॉडी को मैच करो। अगर वो लाश सायरा की नहीं थी तो और किसकी थी? पुलिस के शक के दायरे में अब सायरा का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन अब भी एक सवाल था जिसका जवाब पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी कि जिस लाश की शिनाख्त सायरा की लाश के तौर पर की गई थी, आखिर वो लाश किसकी थी? कातिल बड़ा ही शातिर था, उसने नकली बाप बनकर 4 लाशों को भी दफन करवा दिया। अब पुलिस को उस लड़की की पहचान ढूंढनी थी जिसकी लाश को वो सायरा की लाश समझ बैठे थे। सर, मैंने सभी हॉस्पिटल से डायलिसिस वाले पेशेंट्स की लिस्ट ले ली है। पूरे लखनऊ में 4 पेशेंट्स ऐसे हैं जो हमारी विक्टिम की आइडेंटिटी को मैच करते हैं। उनके फोटो और एड्रेसेस हैं हमारे पास। मैं उनमें से विक्टिम को आइडेंटिफाई करके आपको रिपोर्ट करता हूँ। सर, ये तो सायरा की अम्मी है। ये कहानी तो फिर से उलझ गई। एक काम करो, बॉडी को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, हमारा शक तो शबनम पर था। अब जिसे हम कातिल समझ रहे थे वो तो खुद ही कत्ल का शिकार हो गया। शबनम की लाश ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया था। उसकी मौत ने उसे शक के दायरे से बाहर निकाल दिया था। अब सिर्फ सायरा ही थी जिस पर पुलिस की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था।
हमारी अम्मी की बॉडी के पास बटुए में फोटो मिला था। मैंने कहा था ना आप लोगों से, कातिल को ढूंढिए, लेकिन आपको मुझ पे शक करने से फुर्सत मिले तब ना। सारा 5 कत्ल हुए हैं। हमारे शक के दायरे में हर वो शख्स है जो इस कहानी में शामिल है। आप अब भी मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। सबके सब खत्म हो गए सिवाय मेरे और अब्बू के। वही तो राज की बात है सायरा, और यही गुत्थी हमें सुलझानी है। और यकीन मानो कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। खुदा हाफिज। बस बस बस। हाँ साहब, खालिद घर पे आ चुका है। ठीक है, खालिद आ गया, उठा लो उसे। ओके सर। बोल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या मारा तूने शबनम के बच्चों को? क्या चक्कर है तेरा? दवाइयाँ लेकर जाता था ना उसके लिए। बोलो साहब, मैं जब भी जाता था दवाई लेकर जाता था साहब। उसको लीवर की बीमारी थी साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक पेट भर के मार नहीं खाएगा सच नहीं बकेगा तू। वो किससे चक्कर था? शबनम से कि उस बेटी से? शबनम साहब, शबनम से? साहब शबनम मुझे अच्छी लगती थी, पर मैं उसे सोने के लिए पैसे देता था और मुझे लेकर उसका और उसकी बेटी में बहुत झगड़ा हो रहा था। और उस दिन जब मैं उससे मिला तो उसने रिश्ता खत्म कर दिया अपनी बेटी की खातिर साहब। जाने मन, आज बहुत बढ़िया वाली विस्की लाया हूं। ग्लास कहाँ है? आज नहीं। ये क्या बात हुई? आज रात तो रुकने का इरादा है, और रात भी तो थोड़ी रंगीन होनी चाहिए। रातें और काली ना हो, इससे पहले रुकना जरूरी है। मैं कुछ समझा नहीं। आज तक बहुत कुछ लिया है आपसे, आपकी मेहरबानियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक मेरी जिंदगी मुझसे रूठी हुई थी, लेकिन अब मेरी बेटी मुझसे रूठकर कहीं चली गई। अगर आपका यहाँ आने का सिलसिला नहीं रुका तो मेरी बेटी कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। आपसे गुजारिश, आप यहाँ ना आया करें। तो इसीलिए तूने शबनम के बच्चों को मार डाला? मैं क्यों मारूंगा साहब? शबनम से मेरे जिस्मानी ताल्लुकात थे, लेकिन दिल का रिश्ता नहीं। एक दिन मुझे पता लगा उनका मर्डर हो गया साहब। मैं डर गया, बहुत डर गया साहब, और डर के मारे भाग गया साहब। बहुत मजे कर लिए तूने, अब यहाँ मजे कर। सर, ये रही शबनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसका मर्डर भी उसी दिन चंद घंटों पहले हुआ है जिस दिन उन 4 बच्चों का। या तो ये दोनों मर्डर्स एक ही आदमी ने किए हैं या फिर 2 अलग अलग लोगों ने, लेकिन जो भी है इसमें सायरा का कुछ ना कुछ तो हाथ है। हमारा एक खबरी है ना उसके पीछे। यस सर। हाँ बिस्मिल। आपका खूबसूरत पंछी इधर झगड़ा कर रहा था कादर मियाँ के साथ, बहुत गुस्से में था। नजर रखना कहीं पंछी उड़ ना जाए। ओके साहब। जितना कॉम्प्लिकेटेड माँ का किरदार है उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बेटी का। उलझा के रख दिया दोनों ने। और पता ये लगाना है कि जो सायरा की लाश बनकर वहां पहुंची थी वो कौन है। इसको पहचानती हो? हाँ साहब, परिणाम है। और क्या जानती हो इसके बारे में? रॉकी इसको ग्राहक लाके देता रहता है। रॉकी? और हाँ साहब, दोनों के बीच में धंधे को लेके बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे। रॉकी कहाँ है? रॉकी वहाँ। रॉकी
हाँ साहब। ये परी के साथ तेरा क्या झगड़ा था? क्यों मारा उसको? मारा? क्या बात कर रहे हो साहब? परी मर गई? ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत कर। मर्डर हुआ है उसका। मर्डर? साहब, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भला कोई कैसे मार सकता है? परी और मैं दोनों मिलकर काम करते थे पेट भरने के लिए। देख रॉकी, खुद बता देगा तो अच्छा है, नहीं तो हमें अपने तरीके आते हैं पूछने के। साहब, सच बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते 10 दिनों से मैंने उसे देखा भी नहीं। मैं खुद परेशान हूँ। हाँ साहब, लास्ट टाइम मिली थी मुझे अड्डे पे। उसके बाद साहब वो कहाँ गई, किसके साथ गई, मुझे कुछ नहीं पता। अड्डा कहाँ है? साहब, आजाद नगर चौक सिग्नल के पास है। परी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले फौरन हमें बताना। हाँ साहब। इसको देखा कहीं? हाँ, ये तो हमारे दोस्त है परी, लेकिन आप उनको पता नहीं हो कहाँ जाती है कहाँ नहीं। धंधे का टाइम होता है शायद। इसको जानता है? हाँ साहब, ये परी है। आखिरी बार कब देखा था? उस दिन सिग्नल पे देखा था, वो राजू के टैक्सी से आती जाती थी। उस दिन भी वो राजू के टैक्सी से ही गई। सायरा के घर से मिली चौथी लाश एक कमर्शियल सेक्स वर्कर की थी। यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जान किसने ली। उसकी लाश को शबनम के घर तक कौन ले गया था और सायरा की फैमिली से उसका क्या रिश्ता था। यह कहानी ऐसी थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौन था इस साजिश का सूत्रधार? क्या वजह थी इन हत्याओं की? तुम लोग सब पूछताछ करो जल्दी। क्या पुलिस? क्या साहब? ये तेरी गाड़ी है ना? क्यों क्या हुआ साहब? अबे बाहर निकल, बाहर निकल। क्या हुआ बता। चल चल बताते हैं तुझे। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, हम तो टैक्सी चलाते हैं साहब जी, ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते हैं। बहुत सीधा है तू। तो पिछले महीने की 17 की रात को तेरी टैक्सी में एक औरत बैठी थी, परी नाम था, धंधे वाली थी। साहब बोलने तो दो साहब। बोल। साहब 17 तारीख को मैंने अपनी गाड़ी किराए पे चढ़ाई थी। एक आदमी आया, मुझे 6,000 रुपया दे गया, मैंने गाड़ी दे दी। मैंने सोचा डबल किराया है, एक साथ इतने पैसे आ रहे हैं। कोई भी 6,000 क्यों देगा ऐसे ही? तेरी जोरू का भाई है? हाँ? साहब जी, आपकी खूबसूरत पंछी किसी और मर्द के साथ उड़ने लगी है। बिस्मिल, हर समय शायरी मत किया कर। नया कबूतर कौन है पता लगा। साहब जी, पंछी को दाना डालने वाले का पता चल गया है। दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं। लड़की कोई बहुत बड़ा डबल गेम खेल रही है। एक तरफ कादर से गुटरगू और दूसरी तरफ ये नया मुर्गा। नजर रखो। मेरा चश्मा कहाँ रख दिया? मेरा चश्मा कहाँ रख दिया? ओहो, ये सायरा भी ना आजकल दिमाग नहीं ठिकाने उसका, कहीं भी कुछ भी रख देती है।
उस रात टैक्सी जिसने किराए पर ली थी उसका पता चल गया है। ये सायरा, तुम्हारी अम्मी को बहुत डील दी थी मैंने। लगता है तुम भी वैसे किसी रास्ते पर जा रही हो। अब्बू, ये बैग मिला है। आप भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? अब तक सिर्फ सवाल किया है, इल्जाम नहीं लगाया। और कहीं से भी आया हो आपको क्या? वैसे भी इतने बरस हमने मुफलिसी में गुजारे हैं जब आप जेल में थे। तुम दो अलग बातों को एक साथ रख रही हो। मैंने जो किया गुस्से में किया, काबू नहीं रख पाया। लेकिन ये पैसे? वाह अब्बू वाह, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए, अम्मी अपनी शराब पर काबू नहीं रख पाई, और इन सब में भुगता किसने? हमने। हमारी बर्बादी का सिलसिला तो तभी से शुरू हो गया था। और अब मैं क्या काम करती हूँ, कहाँ काम करती हूँ, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अपने अब्बू से ऐसे बात करोगी? कहाँ गई वो सायरा जो अपने अब्बू के साथ दरगाह जाना चाहती थी? मर गई वो सायरा। कहां से आया सायरा के पास इतना पैसा? आखिर वो अपने पिता से क्या छुपा रही थी? और सायरा के दिल में अचानक अपने पिता के लिए इतना जहर कहां से भर गया? कहीं कोई उसे बहका तो नहीं रहा था, अपना मोहरा तो नहीं बना रहा था, कहीं वो कातिल से मिली हुई तो नहीं थी? घर तो खुला है, ठीक से चेक करो। सर, माँ बेटी दोनों उड़ गए। हेलो, हाँ ठीक है, हम लोग आते हैं। कादिर का फोन था, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। चलो। बोल कादिर, पुलिस को कैसे याद किया? एक बड़ी खबर देनी थी, इसीलिए फोन किया था। सायरा आई थी, 2 महीने का बकाया किराया और 4 महीने का एडवांस देकर गई है। क्यों? ऊपर वाले ने कुछ छप्पर फाड़ कर दिया है क्या? वही तो, जो सब्जी वाले के पैसे देने में मारामारी करती थी, अब वो 6 महीने का एडवांस, वो भी एक साथ। इसलिए मैंने सोचा आपको खबर कर दूं, क्योंकि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। रॉय, सायरा हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। इस कहानी को वही पूरा करेगी, वही सुलझाएगी हर पहेली। सायरा ने भी 2 दिन पहले रिजाइन दिया था और उसका दोस्त वो अब्दुल भी था उसके साथ। दोनों ने एक साथ जॉब छोड़ी है। अच्छा, ये सायरा और अब्दुल की डेस्क कौन सी? ये दोनों डेस्क उनकी। सर्च करो। सर, सायरा के डेस्क से ये ट्रेवल एजेंट का कार्ड मिला है। इस लड़की को पहचानते हैं? सायरा नाम है, आपके यहाँ टिकट लेने आई थी। हाँ सर, ये आई थी यहाँ पे। इसने बाराबंकी के लिए 2 टिकट्स भी बुक किए थे और एक 3 स्टार होटल का इसने पता भी लिया था, लेकिन इसने कोई बुकिंग नहीं की वहाँ पे। उसके साथ कोई और भी था? नहीं सर, ये अकेली थी। दूसरा टिकट किसके नाम पर बुक हुआ था? 1 मिनट, मैं चेक करके बताता हूँ। ये देखिए सर, रॉय, बाराबंकी पुलिस को इन्फॉर्म करो। लखनऊ से शुरू हुई कहानी अब वहीं खत्म होगी। यस सर। लड़की को पहचानती हो? यस सर, ये हमारे होटल में ही रुकी है। इसके साथ एक आदमी भी है। रूम नंबर? 1 सेकेंड सर, 103।
सायरा, आप लोग लेके क्या चलो। कर रहे हैं? क्यों? क्या चलो, चल, बताइए जरा हिसाब कहाँ लेके जा? अब्दुल और सायरा की गिरफ्तारी ने इस मामले को एक नई दिशा दी थी। क्या अब्दुल और सायरा ने ही ये सारे कत्ल किए थे? क्या अब ये गुत्थी सुलझने वाली थी या फिर षड्यंत्र का कोई नया पन्ना खुलने वाला था? और आगे जो सच सामने आया वो पुलिस की कल्पना से भी परे था। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैंने कोई खून नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ अब्दुल से निकाह किया है। वो कोई गलत तो नहीं है ना, कोई गुनाह तो नहीं है ना? प्यार करती हूँ मैं उससे। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन अपने परिवार को मारना गुनाह है। और तुमने तो अपने अब्बू को भी गायब कर दिया। अब्बू गायब है? लो, इसे तो सुनकर शौक लग गया, और तुझे नहीं लगा? तूने गायब किया है ना उस्मान को? मैं क्यों किसी को गायब करूंगा सर? मेरी कोई दुश्मनी थोड़ा है सारे खानदान से। किसकी दुश्मनी? हाँ, बोलेगा या फिर बोलने वाला तोता मंगवाऊं एक मिनट रुक, लेकर आओ। चाची, मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, वो औरत डायन थी, डायन। सायरा, तुम्हारे ये शौहर तुम्हारे अब्बू के साथ जेल में रह चुके हैं। तुम्हें तो शायद मालूम ही नहीं होगा कि तुम्हारे इन शौहर जनाब का रिकॉर्ड कितना रंगीन है। बहुत सारे केसेस दर्ज हैं इसमें, खून के भी। और भी दोस्त बनाए थे ना तूने जेल में, उन्होंने ही तेरी अधूरी कहानी पूरी कर दी। लाओ भाई जनाब के दोस्तों को। ये नकली उस्मान बनकर आया था। तुम ही उन बच्चों के पिता? हाँ साहब। 2 थप्पड़ लगाया और सारा सच उगल दिया। किसी ने हमें बताया कि सदरौना से कोई तुझे पैसे दे रहा है, और सदरौना का नाम आते ही हम फौरन समझ गए कि इस सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। इरम बेग, क्योंकि पहली मुलाकात में ही इनके जो तेवर थे, हमें तभी शक हो गया था। हमने शबनम से साफ साफ कह दिया, तुम जैसी गंदी औरत इस घर में नहीं चाहिए। वो क्या ना चाची, इस कहानी में हमें एक से बढ़कर एक किरदार मिले, लेकिन सोचते हैं कि इस कहानी को आखिर तक आप ही पहुंचाइए। बताइए सायरा को और हमें भी कि कैसे किया ये प्लान और क्यों? सिर्फ जायदाद के लिए ना? हाँ, जेठ जी के जेल जाने के बाद शबनम और उसके बच्चों को मैंने घर से निकाल दिया। हम बहुत खुश थे, सारी जायदाद हमारी हो गई थी। एक दिन वकील साहब आए, जब पता चला कि वसीयत में सिर्फ बच्चों के नाम है, मेरे मन में अंगौर सी लग गई। मैंने सारा काम अब्दुल को सौंप दिया। इसने पैसे पूरे तो लिए, लेकिन काम पूरा नहीं किया। बाद में पता चला सायरा जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल उल्लू बना गया आपको? सायरा मरी नहीं, वो जिंदा है। अब्दुल की सायरा के साथ अय्याशी चल रही है। कत्ल का मामला तूल पकड़ रहा था, इसलिए मैंने राजू को नकली बाप बनाकर भेजा ताकि लाशों को दफन कर सके। मैंने पता कर लिया था यह दोनों कौन सी लॉज में हैं, वहीं इन दोनों को मरवा देती अगर पुलिस हमसे पहले नहीं पहुंचती तो। चाची जी, लाशें दफन करने से सच दफन नहीं होता। वाह चाची, 420। बेकार की बात बंद। चल अब तुम मुंह खोल, या फिर मैं खुलवाऊं? सब तो बता दिया सर, मैं क्या बताऊं अभी? जब पैसे पूरे लिए थे तो सायरा को छोड़ा क्यों? प्यार हो गया था सर सायरा से। पहली बार उसको देखा था तो झुंझुनी बज गई थी मेरे अंदर। मैंने सोच लिया था मैं निकाह करूंगा तो सारे से ही करूंगा। फिर मैं इसके और इसके परिवार पर नजर रखने लगा। पहली बार दिल ऐसा धड़का कि कमीना इसी का हो गया। बहुत प्यार करता हूँ सर मैं इससे, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए सर। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं सायरा को बचाऊंगा, चाहे कितने को भी मारना पड़े। फिर मैं इस पर नजर रखने लगा। जैसे जैसे मैं इसको देखता गया, मेरा दीवानापन, मेरा पागलपन और बढ़ता गया इसको लेके। पर देखिए सर, मैं बोलता गया इसको कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं
तुम्हारे पूरे परिवार को मारने वाला हूँ तो आती क्या मेरे पास? ये नहीं आती ना सर। अब सर सायरा को बचाना था तो उसकी जगह मुझे कोई दूसरी लड़की चाहिए थी, तो वो उस छमिया को मैंने पकड़ा और उसे मार दिया। यहाँ पे चिकने, यहाँ अकेला क्या कर रहा है? चल। कहाँ? चल बता दो, चल। चल। हे राजा, तूने मुझे बिठा तो लिया पर तूने पूछा तो नहीं कि मैं एक रात का कितना लूंगी। जहाँ ले चल रहा हूँ वहाँ चुपचाप चल ले, समझी? अच्छा, हम जा कहाँ रहे हैं? चुपचाप बैठी रहना। क्यों, पूरी रात का इरादा है क्या? देख, इरादा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जहाँ लेके जा रहा हूँ वहाँ चुपचाप चल ले बस। तो जैसे घटिया औरत के मैं मुंह तक ना लगूं, समझे? साइड में लगा। अभी की अभी गाड़ी रोक और साइड में लगा। रोक। कौन हो तुम? जी आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो। तुम वही हो ना जो पीछे चमड़े की फैक्ट्री में काम करते हो? हाँ जी, मैं आपको कुछ फिर मैंने उसका मुंह इस तरह कुचला कि आप लोगों को शक ना हो कि वो सायरा नहीं है। अगर इतना ही प्यार करता है इससे तो शबनम की बॉडी क्यों गायब की? शक तो सायरा पर आ गया ना। जब मैंने उन बच्चों को मारा ना सर, तभी मैंने सोच लिया था कि माँ को गायब कर देता हूँ ताकि आप लोगों का सारा शक माँ पे जाए। और उन मासूम बच्चों को मारने के बाद उन्हें वहां पर बैठकर तरबूज खाए। थक गया था ना सर। फिर उसके बाद मैंने चाची 420 से पैसे लिए और चला गया सर। हाँ, फिर मैंने सायरा के ऑफिस में नौकरी कर ली ताकि उसे अपनी थोड़ी नजदीकियां बढ़ा सकूं, उसका दिल जीत सकूं। मैं बता दूं? हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। आज के टाइम पे कौन किसकी मदद करता है? ये फैमिली आपकी? ये मेरे भाई बहन थे मतलब अब नहीं रहे। सॉरी, मैं समझ सकता हूँ जो अकेला होता है उस पर कैसी बीतती। मैं भी अनाथ हूँ। एक बार प्यार हो जाए सर तो उसके लिए जान लेना जान देना सब जायज़ है सर। और इसीलिए तूने उस्मान की जान ली। उस्मान को पता चल गया था तुम दोनों के बारे में और वो तेरी असलियत भी जानता था। हाँ सर। अरे चाचा कैसे हैं? अब्दुल, तुम यहाँ कैसे? मैं तो आप रिहा कब हुए? तुम्हारे रिहाई के 2 हफ्तों बाद। अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या कर रहे हो आजकल? मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली है। अच्छा, मैं जल्दी में हूँ, फिर मिलता हूँ, ठीक है? अब्बू, ये अब्दुल है, मेरे ऑफिस में काम करता है। और मुझे लगा कि उस्मान को थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही पता है और कहीं वो सायरा को बता ना दे तो सारा बना बिना खेल बिगड़ जाएगा। तो मैंने शादी की प्लानिंग करी और सायरा को लेके बाराबंकी चला गया। फिर सायरा को उसके बाप के खिलाफ उसके कान भरता गया सर। क्या किया तूने उस्मान के साथ? सर क्या करूंगा मैं उस्मान के साथ? अब 4 खून किए, 5 खून किए, बात तो एक ही है ना। सजा तो उतनी मिलनी है। मार दिया मैंने उसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा मैं आपसे मिलने आया हूँ। सायरा से दूर रहो वरना मैं उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने फैसला किया है, मैं ही सायरा को सब कुछ बता दूंगा। मुझसे प्यार का नाटक करके तूने मेरे परिवार को ही खत्म कर दिया। हाँ? क्यों? क्या छोड़ दिया मुझे? सायरा अकेली कहाँ हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सायरा मत रो। एक मिनट यार, बीवी हो मेरी। सायरा सर। कैसा दरिंदा है तू?
रिश्ते, नाते, इंसान की जान, किसी चीज की कोई कीमत नहीं है ना तेरी नजर में? कहते हैं दुनिया में हर फसाद के 3 कारण होते हैं, जर, जोरू और जमीन। और इस केस में ये तीनों ही कारण सामने आए थे। लालच ने इरम के होश छीन लिए और उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम देने का फैसला कर लिया। सायरा के लिए अब्दुल के जुनून ने इश्क के नाम को रुस्वा कर दिया। इरम के इस लालच का सिला उसे क्या मिला? अब्दुल की आशिकी ने उसे क्या दिया? लालच और गुनाह का रास्ता कभी किसी को कुछ नहीं देता सिवाय दर्द और आंसुओं के। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।